नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अखिल सिंह और मैं आप लोगों का पॉलिटी का 5वां लेक्चर लेने के लिए आया हूँ। आपने इससे पहले 4 लेक्चर्स पढ़ रखा होगा। बाकी ये तो नया साल आ गया। नया साल में और जोश खरोश के साथ पढ़ाई करेंगे। जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा HCRO का। बाकी कई एग्जाम्स चल रहे हैं। UPSI गोपनीय का फॉर्म आया हुआ है, लेखपाल का फॉर्म आया हुआ है और कई तरह के एग्जाम्स आएंगे। बस आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो बढ़िया से, ध्यान से, और उसके बाद आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो उस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज में आपको पॉलिटी इस लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप पॉलिटी में बैठ रहे हैं, पॉलिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको लगेगा कोई भी एग्ज़ाम में आप GS का एग्ज़ाम दो, उसमें पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट हो तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस आपको लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हेडिंग क्या लिखा हुआ है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका क्षेत्र। तो ये हमारे संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है, पार्ट 1। ये हमारे संविधान के पार्ट 1 में दिया हुआ है, भाग 1 में दिया हुआ है, भाग 1 में। और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसके अंतर्गत आता है। अभी जो आप इंडिया का मैप देख रहे हो ऐसा नहीं था शुरू में, काफ़ी इसमें बदलाव हुए हैं। कौन से ऐसी संविधान में अनुच्छेद है जिनके कारण बदलाव हो सकते हैं इन राज्यों में, किस अनुच्छेद के कारण नए राज्य बन जाते हैं, क्या प्रावधान है उसके, यही सब हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन इस चैप्टर से आ भी जाते हैं और आपको उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। इसके जो आर्टिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है जरा देखिए। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत shall be a union of states, shall be a union of states। क्या कहता है देखिए सर, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। भारत, इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का, राज्यों का संघ होगा, संघ होगा। आप एक बार और सुनेंगे, यहाँ पे आप देश का दो दो नाम सुन देख सकते हो। एक क्या कह रहा है, एक कहा जा रहा है इंडिया, दूसरा क्या कहा जा रहा है भारत। इंडिया, भारत, दो दो नाम की चर्चा की जा रही है। ठीक, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। देखेंगे आगे किस तरह से संघ होगा। अच्छा, ये संघ का मतलब क्या होता है, तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, इंग्लिश में, तो संघ को हम लोग कहते हैं यूनियन। अभी जो ये संघ है वो है यूनियन। एक और संघ होता है हिंदी में, दोनों ही संघ ही होता है, और एक और संघ होता है हिंदी में जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन। जैसे यूनियन का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना देश इंडिया, यूनियन का एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया, और फेडरेशन का एग्जाम्पल है USA, अमेरिका। ठीक, किस तरह से USA का जो संघ है और भारत का जो संघ है वो किस प्रकार से अलग है, क्या अंतर होता है यूनियन और फेडरेशन में, इस बात पर भीमराव अम्बेडकर जी ने कमेंट किया था। देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा था। उन्होंने इंडिया और अमेरिका के संविधान में दिए हुए यूनियन और फेडरेशन शब्द में सोचा कि क्या अंतर है, जरा देखा जाए। देखिए, अगर हम बात करेंगे इंडिया का, तो इंडिया में राज्यों का कोई गारंटी नहीं है, राज्यों का कोई गारंटी नहीं है। जो इंडिया में राज्य हैं, राज्य आपस में मिलकर देश बनाते हैं, पर राज्यों के बीच किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। यूपी, बिहार ये सब आपस में एग्रीमेंट साइन करके इंडिया नहीं बनाए हैं। पर अगर आप अमेरिका में देखोगे तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे एग्रीमेंट है, राज्यों का एग्रीमेंट है। ठीक, एक और चीज़, इंडिया में देखो तो आप यूपी टूट के नया राज्य उत्तराखंड बन गया, बिहार टूट के नया राज्य, बिहार टूट के नया राज्य झारखंड बन गया।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, कैलिफोर्निया को तोड़ दोगे, मायामी को तोड़ दोगे, ऐसा तोड़ना फोड़ना वहां पे अलाउड नहीं है। वहां पे राज्य टूट नहीं सकता है, क्योंकि फेडरेशन के पास खुद की क्षमता है, खुद का ताकत है। ठीक, तो ये अंतर होता है यूनियन और फेडरेशन में। यूनियन में राज्यों की जो क्षमता होती है वो कम, और केंद्र की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो ज्यादा होती है। जबकि फेडरेशन में केंद्र की जो शक्ति होती है और राज्य की जो शक्ति होती है वो लगभग बराबर हो जाती है, और केंद्र राज्य को तोड़फोड़ नहीं सकता है। ठीक, अगला देखिए, अगला देखिए, आर्टिकल 1 में हम लोग को और क्या सुनाई देता है? हम लोग को ये सुनाई देता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो आर्टिकल 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को किस किस चीज के बारे में समझ में आता है? जब भी जैसे ही हम लोग आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग को सुनाई देता है कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में। ठीक, तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जरा देख लिया जाए। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो भारत में राज्य हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको यूटी यूनियन टेरिटरी कहते हैं, और तीसरा जो भारत विदेशी देशों से लड़ झगड़ के छीन सकता है। भारत अगर ऐसा मानता हो कि ये मेरा जगह है, ये मेरा जमीन है, तो उनसे लड़के ले सकता है। टेरिटरीज जो कि भारत आगे वाले समय में भारत सरकार एक्वायर कर ले। ठीक, जैसे मान लो पीओके है, तो उसको भारत सरकार चाहे एक्वायर करना उनको, यानी क्षेत्र जिसे भारत सरकार, क्षेत्र जिसे जिसे भविष्य में, क्षेत्र जिसे भविष्य में, भविष्य में लिया जा सके, लिया जा सके। तो ये तीन तरह के क्षेत्र होते हैं। अच्छा, भारत क्या ऐसा कोई क्षेत्र लिया था? जी हाँ। कौन से क्षेत्र इस तरह से लिया गया था? तो सिक्किम लिया गया था, गोवा लिया गया था। गोवा मालूम होगा आपको, पोर्टुगीज के कंट्रोल में था 1961 तक। ठीक, दमन एंड दीव लिया गया था, दमन एंड दीव। ठीक, ये सभी विदेशियों के कंट्रोल से हमने लिया है। तो ये सभी वो क्षेत्र हैं जिसे भविष्य में लिया जा सके, इसके अंतर्गत रखेंगे। मान लो ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसको भविष्य में मान लो हम लोग कहीं छीन छान ले, मारा पीटी, हम लोग जब सत्ता में आए तो कौन सा होगा? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान हम लोगों से लिया था, हम फिर वापस ले लेंगे। ठीक, तो अगर भारत भारत अगर ऐसे जमीनों को, ऐसे क्षेत्रों को अपने अंदर लेना चाहता है, तो संविधान के किस धारा द्वारा, किस किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में उसको जगह मिलेगा? राज्य का या फिर केंद्र शासित प्रदेश का? टेरिटरी 1 तो कहता है कि भारत के अंदर उसको शामिल कर लिया जाएगा, पर शामिल किस रूप में किया जाएगा? राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। तो इस बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में ऐसा ऐसा प्रावधान है कि भारत सरकार किसी विदेशी भूमि को भारत में मिला सकती है। ठीक, ठीक, क्या कर सकती है? तो भारत सरकार किसी किसी विदेशी भूमि को, विदेशी भूमि को भूमि को ग्रहण करके, ग्रहण यानी पाके, मिला के, राज्य अथवा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकती है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकती है, प्रदेश का दर्जा दे सकती है। याद रखेंगे, भारत सरकार के पास ये क्षमता है कि ऐसा कर सकती है। और भारत सरकार का ऐसा कौन करेगा? भारत सरकार बैठ के करेगी नहीं भाई, संसद करेगा, पार्लियामेंट करेगा। किसके पास ये क्षमता होती है? ये क्षमता होती है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। तो संसद चाहे तो भाई, जैसे हम लोग ने सिक्किम को इंडिया में मिलाया था, सिक्किम बोला कि हमको इंडिया में मिलना है, हम लोगों ने मिला दिया, तो इंडिया का हिस्सा हो गया। अब किस आर्टिकल के तहत हुआ? वो आर्टिकल 2 के तहत हुआ। ठीक है, तो जब विदेशी राज्य को इंडिया में मिलाना है, विदेशी राज्य को इंडिया में मिलाना है, नया राज्य बनाना है, नया राज्य बन रहा है, नया राज्य बन रहा है, या फिर नया केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है, तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार बन रहा है? तो अनुच्छेद 2 के अनुसार बन रहा है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि हम लोग तोड़ फोड़ मचा सकते हैं। अनुच्छेद 3 कहता है कि हम लोग तोड़ फोड़ मचा सकते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को, संसद को यह शक्ति प्रदान करती है, यह शक्ति प्रदान करता है, यह शक्ति प्रदान करता है, करता है कि राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों का
राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, उससे बिना पूछे उसको तोड़ सकता है। अभी पूछेगा पर वो पूछना मान्य नहीं होगा, मन करेगा तो मानेगा, मन करेगा नहीं मानेगा। ठीक, तो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेश को, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश का नाम या सीमा में बदलाव ला सकता है, सीमा में बदलाव ला सकता है, बदलाव ला सकता है। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? तो जी, किसके साथ नहीं हुआ ये पूछो, किसके साथ नहीं हुआ ये पूछो। ठीक, लगभग सबके साथ हो ही गया है। यूपी, यूपी से टूट के एक नया राज्य बन गया था उत्तराखंड, नाम आपने सुना होगा। इवन यूपी जो है वो पहले उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, अपने उत्तर प्रदेश का पहले नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, इंग्लिश में नाम था हम लोग का, फिर बाद में बदल के इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कौन इसका नाम बदला होगा? इसका नाम संसद बदली होगी। किस अनुच्छेद के अनुसार बदलोगी? अनुच्छेद 3 के अनुसार। यानी जो चीज, जो राज्य देश के अंदर पहले से ही अवेलेबल है, उसके अंदर अगर तोड़फोड़ मचाना है तो आर्टिकल 3, और विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो आर्टिकल 2। याद रखेंगे, जो भारत के अंदर पहले से ही है उसके लिए 3, और जो विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं तो आर्टिकल 2। ठीक, इस बात को बहुत ही गहराई से याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मिलाया जाएगा, क्या वो प्रावधान है, किस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले इस बिल को लेके जाएंगे हम लोग, सबसे पहले इस बिल को लेके हम लोग जाएंगे। पहले तो ये सब लोग, हम लोग सोचेंगे बैठ के, मतलब हम लोग यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के सोचेंगे, सभी मंत्री लोग बैठ के सोचेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, सुनो, इस राज्य को ना तोड़ देना है, एकदम छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है। जब ये तोड़ने को सोचेंगे, उसके बाद एक बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब को, तो सबसे पहले ये बात कहा जाएगा प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट को तो आपको मालूम ही होगा हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति साहब से कहा जाएगा कि राष्ट्रपति साहब हम लोग जा रहे हैं तोड़ने, इस राज्य को तो इस राज्य को। राष्ट्रपति साहब इस बात को उठाएंगे और उस राज्य के विधानसभा में, विधानसभा आप समझ रहे होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर है, जो विधायक जी लोग जिसमें बैठते हैं, जो वही लोग मिलके प्रधानमंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री को चुनते हैं। जैसे यूपी के विधानसभा में जितने लोग होंगे वो लोग मिलकर योगी जी को चुने होंगे, इस तरह से। तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति साहब उठेंगे और इस बात को पहुंचाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा में, विधानसभा में। और स्टेट लेजिस्लेचर वो बात माने या ना माने, उसको अपने गिवन टाइम है उसका, कि एक फिक्स टाइम के लिए दिया जाएगा, कितने के लिए, किसी फिक्स टाइम के लिए, और राष्ट्रपति साहब अपने हिसाब से टाइम बताएंगे, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर उस बात को लौटाएगा राष्ट्रपति साहब को, बैक टू प्रेसिडेंट, फिर आ जाएगा राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति साहब उसको उठा के ले जाएंगे लोकसभा या फिर राज्यसभा में, मान लीजिए लोकसभा ले गए, लोकसभा ले गए, यहाँ पर उसको साधारण बहुमत चाहिए, सिर्फ एक साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। यहां से तुरंत निकल जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, यहां भी इसको चाहिए साधारण बहुमत, मात्र एक साधारण बहुमत, और यहां से वो निकल के सीधे बिल बन जाएगा। ठीक, एक्ट बन जाएगा, सॉरी, वो एक एक्ट बन जाएगा, और राज्य टूट जाएगा, फिर जुट जाएगा, फिर नाम बदला जाएगा, जो भी करना होगा। ठीक, अच्छा, ये साधारण बहुमत क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी क्या कहता है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी क्या कहता है, जैसे मान लो कि लोकसभा में जिस दिन ये सब होने वाला है, जिस दिन बिल पहुंचने वाला है, उस दिन लोकसभा में मात्र 400 लोग अवेलेबल है, मात्र 400 लोग आए हैं। तो अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास करना होगा तो 400 लोग डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कर लीजिए, 400/2 कितना हो जाएगा, 200, और 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 201। यानी ऑर्डिनरी मेजोरिटी में इतना ही हम देखते हैं कि 50% हो जाए, और प्लस उस संख्या में से एक जोड़ दो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। एक और खास बात है, जैसे ही हम इसके जरिए बदलाव लाते हैं, आर्टिकल 2 या 3 के जरिए, अपने आप ही संविधान के अनुसूची 4 में बदलाव हो जाता है। क्योंकि अगर हम याद करें संविधान के अनुसूची 4 को,
तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि हर राज्य से कुछ लोग चुन के आते हैं राज्यसभा में। जब हम इसमें बदलाव करेंगे तो अपने आप उसमें भी बदलाव होगा। ठीक, देखिए अगला। अगला है संविधान का अनुच्छेद 4। 4 क्या कहता है जरा समझेंगे। 4 ये कहता है, 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव, किए गए बदलाव, किए गए बदलाव क्या होते हैं। आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव, किए गए बदलाव को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। किसके अनुसार, किसके अनुसार, आर्टिकल 368 के अनुसार। जैसे आप देखोगे कि अगर आर्टिकल 368 लागू करना होगा, अगर आपको आर्टिकल 368 लागू करना है, मतलब इसके हिसाब से आपको काम करना है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और यहाँ जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत चाहिए, पर ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक, तो आर्टिकल 2-3 में किए गए बदलावों को सरल इसलिए बनाया गया है कि कोई राज्य अगर ज्यादा दिक्कत करेगा तो उसको तोड़ फोड़ दो। आर्टिकल 3 इतना पावर देता है कि पूरी इंडिया के मैप को अंदर से जिस तरह से मन करे उस तरह से ड्रॉ कर लो। इतना पावर है किसके पास, संसद भवन के पास। आर्टिकल 3 इतना पावर देता है। ठीक, जितना चाहो उतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हो। एक और चीज, हम लोगों ने सुना कि आर्टिकल 2 में 2 नए राज्यों को दे सकता है, मतलब नए राज्यों को बना सकता है। आर्टिकल 3 में हम लोगों ने सुना कि वो नाम बदल सकता है, तोड़ फोड़ मचा सकता है अंदर ही अंदर। ठीक, क्या राज्यों को दिया भी जा सकता है, क्या हम चाहें तो किसी विदेशी देशों को दे सकते हैं, क्या अच्छी कुमार जैसे अदला बदला कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो देखिए इसी बात को लेकर पेरूबरी यूनियन केस हुआ था, पेरूबरी यूनियन केस 1960 का, 1960 का बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी संघ केस हुआ था। ठीक, बेरूबरी क्या है, बेरूबरी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, उसकी एक्सचेंज को लेके कि उसको बदल दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कहा था आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत देश के अंदर, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 3 के अंदर देश के अंदर आपको जो करना है कर लो, देश के अंदर आप राज्यों के साथ जैसा करना है कर लो, लेकिन किसी और देश को आप नहीं दे सकते हो। किसी और देश को अगर आप टेरिटरी दे रहे हो तो उसके लिए आपको संवैधानिक संशोधन चाहिए। ठीक, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 3 के तहत देश के अंदर, देश के अंदर संसद, संसद राज्यों की सीमाओं में, राज्यों के सीमाओं में बदलाव ला सकती है, सीमाओं में बदलाव ला सकती है, बदलाव ला सकती है, ला सकती है। पर परंतु किसी विदेशी देश को, किसी विदेशी देश को, किसी विदेशी देश को भारत का हिस्सा देने के लिए, भारत का क्षेत्र देने हेतु, देने हेतु, देने हेतु संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। इतना अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत बेहतरीन बात होगा। ठीक, और आपको मालूम होगा कि भारत ने संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश से कुछ टेरिटरीज का फेरबदल किया था, कि बांग्लादेश कुछ ले लिया था और भारत उसको कुछ दिया, फिर बांग्लादेश से भारत कुछ ले लिया, अदलेन बदलेन हो गया। ठीक, ये बेरूबरी क्या है, तो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसको पाकिस्तान को भारतीय सरकार 1960 में देना चाहती थी। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोगों ने सुना कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है कि दिया लेना लेना वाला काम भी हो गया, कि ये है इंडिया का हिस्सा और इधर चला गया बांग्लादेश, इंडिया वाला चला गया बांग्लादेश में और बांग्लादेश वाला चला गया इंडिया में। ठीक,
इस तरह से कब हुआ था? 100वें संविधान संशोधन में, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 100वें संविधान संशोधन में। ठीक, आप इतना बस रिवाइज करते रहो, आपको इससे ज्यादा कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक, आगे देखिए। तो आगे हम देखते हैं कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास किस तरह से हुआ। तो आपको मालूम होगा कि भारत जो है, ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ एक दो राज्य थे। भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत में कुल रियासतों की जो संख्या थी, कुल रियासतों की जो संख्या थी, 552 रियासत थे। 552 रियासत थे। रियासत, रियासत मौजूद थे, यानी थे, मौजूद थे, मौजूद थे। अब इनमें से 549 भारत में आ गए, इंडिया में आ गए। ठीक, 3 बच गए। कौन कौन? एक बच गया हमारा प्रिय हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरा बच गया जूनागढ़, जूनागढ़। और तीसरा बच गया जिसका लेके अब तक युद्ध है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर की कहानी। हैदराबाद में सरकार ने कराया पुलिस एक्शन, कि हैदराबाद के निजाम साहब कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान जाना है, मानेंगे नहीं हम। पुलिस गई, पीट पाट के मनादी मान गए। ठीक, यहाँ पे पुलिस प्रक्रिया चली, पुलिस प्रक्रिया। आगे देखिए, जूनागढ़ में जो वहाँ के शासक थे वो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे, और जो जनता थी वो हिंदू थी। तो जो शासक थे वो जाना चाहते थे पाकिस्तान में, और जो जनता थी वो चाहती थी इंडिया में रहना। इसी बात को लेकर रिफरेंडम करा दिया गया, जनमत संग्रह करा दिया गया कि देखो जहां ज्यादा लोग कहेंगे उधर चले जाना। तो जब जनमत संग्रह हुआ तो सभी लोगों ने कहा देखो इंडिया को ज्यादा वोट मिल गया, 98% के आसपास इंडिया को वोट मिला था। अब मजबूरी हो गया, जूनागढ़ कहाँ हो गया? इंडिया में आ गया, और वहां के राजा साहब भाग गए। अगला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह जी कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, माने एकदम आजाद रहेंगे, हम किसी में नहीं मिलेंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। ठीक, अब इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो रहा था, और उधर से पाकिस्तानी अंदर घुसने लगे जम्मू कश्मीर में। इस समय आप एक लीडर का नाम सुने होंगे, उमर अब्दुल्ला। उनके जो पिताजी या फिर दादाजी थे वो राजा हरि सिंह के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। तो वो भी शायद उस मुहिम में मिले हुए थे, ऐसा कुछ बुक्स में देखने को मिलता है लिखा हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में घुसने लगी और बहुत ही भीषण रूप से नरसंहार होने लगा। अब जिस ये आराम के लिए कि हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, जिस राजनीति से दूर होकर राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक अलग देश के रूप में देखा था, उसी डर से वो वापस भाग के आए और उन्होंने भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। फिर भारत की सेना ने कार्रवाई की, और फिर जो इंडिया के उस समय के प्राइम मिनिस्टर साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को यूएन चलना चाहिए। नया नया अभी यूएन बना था, ज़्यादा साल हुआ नहीं था। यूएन गए लोग, और यूएन में जाने के बाद यूएन का आदेश आया कि जो जहाँ तक है वहीं तक रुक जाए। तो पाकिस्तान जहाँ जहाँ तक कश्मीर में घुसा हुआ था पीओके वाले रीजन में, वहीं तक रुक गया, और वही पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान के लोग। ठीक, देखिए आगे जम्मू कश्मीर क्या हुआ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके इंडिया का हिस्सा बना। तो इस तरह से हुआ। अब देखो इंडिया में राज्य बहुत ज्यादा हो गए। अब देखो 552 रियासत है, राज्यों को बनाना है। राज्यों को बनाने के लिए सरकार ने अलग अलग कमेटियों को नियुक्त किया कि देखो आप बनाओ, आप बनाओ, इस तरह करके अलग अलग कमेटियां बनी। उसी में से एक कमेटी बना जिसको हम लोग देखेंगे धार कमीशन और जेबीपी कमीशन। धार कमीशन और जेबीपी कमीशन। धार कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे सर धार एस के धार। इनसे पूछा गया देखो आप राज्य किस तरह बनाओगे, क्या भाषाई आधार पे बनाओगे? भाषाई आधार पे। ये बोले देखो भाषाई आधार पे तो ना बना पाएंगे, और कोई आधार कार्ड कहना हो तो बना लो, भाषाई आधार पे तो हम ना बना पाएंगे। ठीक, तो इन्होंने भाषाई आधार वाली बात को रिजेक्ट कर दिया। फिर आए जेबीपी। जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन लोग मिलकर
तो ये लोग का भी यही रिपोर्ट था कि देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर तो नहीं हो पाएगा। जेबीपी कमेटी ने भी कहा कि भाषाई आधार पर नहीं हो पाएगा। और उधर जो आंध्र प्रदेश के जो साउथ इंडियन लोग थे वो बोल रहे थे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लग रहा है हम लोग कुछ करना पड़ेगा। ठीक, तो भाषाई आधार को जेबीपी कमीशन ने भी और एसके धार कमीशन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। जेबीपी कमीशन में कौन कौन थे, इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, भाई पटेल। और कौन थे, पी से पट्टाभी सीतारमैया, आपने नाम सुना होगा, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, ये तीन लोग थे, पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। नहाए हो सब, आज न्यू ईयर है, नहा लेना चाहिए यार। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोग थे। ठीक, साउथ के लोग बोले बेटा देखो तुमसे ना हो पाएगा, अब लग रहा है हम लोग कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो लोग गुस्सा आ गए, एकदम मूड में आ गए, धरना प्रदर्शन लगे करने, चीजों को लगे जलाने वलाने। ठीक, कांग्रेस के एक नेता थे उस समय, पोटी श्रीरामुल्लू, देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं उनको, ये देखो, ये पोटी श्रीरामुल्लू जी हैं। ये हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, एकदम आमरण अनशन पे बैठ गए कि नहीं हम जब तक जिंदा रहेंगे तुम लोग मानोगे नहीं, हम जब तक प्राण ना छूट जाए तब तक हम भूखा रहेंगे, नहीं तो हमारा बात मान लो। ठीक, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू, और ये 56 दिन के भूख हड़ताल पे चले गए। 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, 56 दिन के भूख हड़ताल पे थे। और इनके मृत्यु के बाद पूरे आंध्र प्रदेश में अगजनी होने लगी, मारामारी होने लगा। ठीक, इस चक्कर में भारतीय सरकार को कैसे भी आनन फानन में अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य बनाना पड़ा, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना, तो आप लोग याद रखना, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक, क्योंकि काफी शोर शराबा होने लगा था उन रीजन्स में, साउथ वाले रीजन्स में। ठीक है, उसके बाद अब हर जगह से लगा होने, देखो उन लोगों को तुम दे दिए, हमको भी भाषा के आधार पे चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। ठीक, तो फजल अली कमीशन का गठन किया गया, फजल अली कमीशन, 3 लोगों की ये कमीशन थी। ठीक, और इसको गठन किया गया दिसंबर 1953 में। कब इसका गठन हुआ, इसका गठन हुआ दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953, दिसंबर 1953 में। कौन कौन इसके सदस्य थे, इसके सदस्यों की नाम जरा जान लो, सदस्यों की, सरस्वती पूजा वाले सदस्यों की। देखिए कौन कौन सदस्य थे, एक थे फजल अली साहब, जिनके नाम पे है फजल अली। और कौन थे, और के एम पनिक्कर साहब थे, के एम पानिकर, पनिक्कर, पनिक्कर। और एक और आदमी का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, एच एन कुंजरू साहब थे, एच एन कुंजरू, एच एन कुंजरू साहब थे, एच एन कुंजरू। ये क्या लिखा हूं मैंने, कुंजरू लिखा हूं, कुंजरू, कुंजरू, एच एन कुंजरू। ठीक, ये वाला नहीं, ये वाला, एच एन कुंजरू। तो 3 आदमी थे फजल अली आयोग में, फजल अली आयोग में लोग कितने थे, 3 थे, एच एन कुंजरू साहब थे, एम पनिकर थे, और फजल अली थे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने बोला कि देखो भाषाई आधार पर संभव है पर हर भाषा के लिए एक राज्य संभव नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार चलेगा पर हर भाषा के लिए एक एक राज्य, ना ना ये नहीं हो पाएगा। ठीक, तो भाषाई आधार पर, भाषाई, भाषाई आधार पर, आधार पर राज्य, राज्यों का गठन, राज्यों का गठन संभव, राज्यों का गठन संभव है, संभव है, पर परंतु हर भाषा के लिए एक राज्य संभव नहीं है। हर भाषा के लिए, हर भाषा के लिए एक राज्य संभव नहीं है, एक राज्य संभव नहीं है। देखिए इन्हीं का बात मानकर, इन्हीं का बात मानकर संभव नहीं है, हिंदी थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है,
पर आप लोग आई थिंक कि इतने मैच्योर होंगे कि ग्रेजुएट आप लोग हो ही गए होंगे, तो थोड़ा समझ पाओगे, ठीक, थोड़ा एडजस्ट कर पाओगे। तो फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। इसके 3 मेंबर फजल अली, के एम पनिकर, एच एन कुंजरू। क्या क्या रिकमेंडेशन थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन संभव है, परंतु हर भाषा के लिए एक राज्य संभव नहीं है, नहीं है, ठीक। तो किस तरह होगा, इन्होंने बोला कि देखो जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह राज्य बनाओ, मजा आ जाएगा, ठीक। तो क्या क्या उन्होंने कहा, देखिए, इन्हीं का बात मानकर भारत में और उन्हीं की बात को थोड़ा कम बेस मान के किसी भी तरह राज्यों को बनाया गया, क्योंकि देश में बहुत हो हल्ला हो रहा था। तो देखिए कौन कौन से राज्य बने। तो भारत में उस समय कौन कौन से राज्य बने, तो 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इससे क्वेश्चन आता है कि भारत में जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लगा, भाषाई आधार पर जब राज्य बने, तो सबसे पहले कौन कौन से राज्य बने। सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा, जिस राज्य के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो राज्य बनेगा। कौन सा राज्य, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है इस समय, हैदराबाद है कि अमरावती है। आप लोग थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, ठीक। अगर आपको ठीक लग रहा है वही बताओ, खराब लग रहा है वही बताओ, कोई कुछ स्पेशल और डिमांड वांड कर रहे हो तो बता दिया करो। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे। उस समय बॉम्बे नाम का एक राज्य हुआ करता था जो अभी महाराष्ट्र नाम से है, ठीक। तो बॉम्बे था। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर आप तो सुने ही होंगे। जम्मू कश्मीर को बहुत सारे अधिकारों का झोला मिला हुआ था, अधिकार ही नहीं अधिकारों का झोला मिल गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर था। छठा राज्य केरला था, केरला। केरला के साथ साथ मध्य प्रदेश था, एमपी। केरला, एमपी। जो अभी आप तमिलनाडु देख रहे हो वहां पे मद्रास नाम का एक राज्य हुआ करता था, पूरे राज्य का ही नाम मद्रास था। उसके बाद कर्नाटका जो है इस समय, उस समय मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य था। अभी जो हम लोग उड़ीसा देख रहे हैं ओडिशा था, ठीक। इस तरह से देखो राज्यों का नाम क्या क्या था अभी। पंजाब का नाम पंजाब था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। राजस्थान का नाम भी राजस्थान था, राजस्थान का नाम भी राजस्थान था, उसमें भी कोई इशू। आगे देखिए, आगे उत्तर प्रदेश का नाम भी उत्तर प्रदेश था और वेस्ट बंगाल का नाम भी वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल का, अच्छा, बंगाल विभाजन कौन किया था, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगे, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करिएगा। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, आई मीन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय के। कुछ यूनियन टेरिटरीज भी बने थे, ये सभी क्या है, राज्य है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी बने थे जिनकी संख्या 6 थी। कौन, तो अंडमान बना था, अंडमान एंड निकोबार, ये तो श्योर सा बात है कि बनेगा। दूसरा क्या बना था, दिल्ली बना था, नाम आपने सुना होगा, दिल्ली। और क्या बना था, हिमाचल प्रदेश बना हुआ था, हिमाचल प्रदेश। लक्षद्वीप बना था, जिसको उस समय लेकेड्यू, लेकेड्यू, तो नाम कैसा था, मिनिकॉय, मिनिकॉय एंड आमिनी दीव। देखो नाम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज के बच्चा का नाम है। पांचवा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था मणिपुर। मणिपुर लग रहा है अट जाएगा इसमें, मणिपुर। और जो छठा था वो था त्रिपुरा। तो आप देखो खुद से कि कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन में देता है कि इनमें से कौन उस समय नहीं था, कौन था, कौन उस समय राज्य था और कौन उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यूनियन टेरिटरी था। इससे भी क्वेश्चन देता है, ठीक। देखिए आगे, केस ऑफ केस ऑफ सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर। सिक्किम और जम्मू कश्मीर का तो बात ही छोड़ दो, ये तो कर्नाटकवादी जगह थे लोग। 1947 तक आप देखोगे तो सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था जहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी रूल करता था। 1947 में जब ब्रिटिश पार्लियामेंटेंसी खत्म हो गया, तो जब ब्रिटिश भारत से चले गए, उसके बाद यह भारत का प्रोटेक्टोरेट यानी भारत के अधीन हो गया। पूर्ण रूप से नहीं, बस भारत की सेना इनकी रक्षा कर रही थी इस रूप से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1974 में सिक्किम ने अपना डिजायर ये किया कि हम लोग को इंडिया में जुड़ना है, ठीक। और 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत में जोड़ लिया गया, ठीक। पूर्ण रूप से एक स्टेट के रूप में नहीं, एक एसोसिएट स्टेट के रूप में, एक आंशिक राज्य के रूप में इसको जोड़ा गया।
धीरे धीरे करके 36वें संविधान संशोधन किया गया 1975 में, और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 22वां राज्य बनाया गया, ठीक, 36वां संविधान संशोधन द्वारा। इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सिक्किम है, यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका क्या नाम था, चोग्याल डायनेस्टी, ठीक। ये 1974 में, ये लोग 1974 में क्या बने, तो एसोसिएट स्टेट बने, यानी अधूरे स्टेट बने। 35वें संविधान संशोधन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 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 भारत में शामिल हुआ, भारत में शामिल हुआ, शामिल हुआ, शामिल हुआ, ठीक। 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य 22वें राज्य 22वें राज्य के रूप में 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। ये भारत का कौनवा राज्य बना, 22वां राज्य बना, ठीक। तो इस बात को याद रखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इस चैप्टर में जितना है, जितना बताया जा सकता है, जितना आपके लिए जरूरी है उतना कवर करा दिया जा चुका है, ठीक। आप अब P/Q लगा के चेक कर सकते हो, कहीं एक या दो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो कहीं वही छूट जाए, बाकी कोई दिक्कत होगा नहीं। एक और बात आप याद रखना कि जब भी आर्टिकल 2 या 3 काम करेगा, जब भी आर्टिकल 2 या 3 का अप्लाई किया जाएगा तो उस पर किस पर प्रभाव पड़ेगा, उससे प्रभाव पड़ेगा संविधान के अनुसूची 4 पे, शेड्यूल 4 पे, अनुसूची 4 पे इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुसूची 4 क्या कहता है कि राज्यों द्वारा राज्यों द्वारा राज्यों द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक। इस बात को याद रखेंगे, ठीक। चलिए धन्यवाद, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखिए, और कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। धन्यवाद।